हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेविस का भौगोलिक अपरदन चक्र सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। भूआकृति विज्ञान के क्षेत्र में प्लेट टेक्टोनिक्स के बाद सबसे चर्चित डेविस का सिद्धांत है। अपरदन चक्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहले बहुत सारे विद्वानों ने बताया है, लेकिन साइंटिफिक क्रेडिट विलियम मॉरिस डेविस को जाता है। डेविस एक अमेरिकन भूगोलवेता थे। इन्होंने ज्योग्राफी के क्षेत्र में कार्य किया, गहन अध्ययन किया। विशेष रूप से पेंसिल्वानिया क्षेत्र के अपलेशियन पर्वत के उत्तर पश्चिम में है। ये पेंसिल्वानिया यूएसए में, अमेरिका में स्थित है। और पेंसिल्वानिया में इन्होंने ड्रेनेज पर अध्ययन किया था। और अब आगे डेविस बताते हैं कि इनके सिद्धांत की इन्होंने कुछ मान्यताओं का सहारा लिया इस सिद्धांत को पूरा करने में। तो वो थे कि इन्होंने यह माना कि किसी भी प्रदेश में सर्वप्रथम उत्थान की क्रिया होती है। उत्थान का मतलब यहाँ पे निर्माण से है। तो उत्थान से ही ढाल बनता है, जिसके सहारे जल प्रवाहित होती हैं। दूसरा, उत्थान की क्रिया की समाप्ति के बाद अपरदन का कार्य प्रारंभ होता है, और तब अपरदन तब तक होता रहता है जब तक कि पूरा प्रदेश अपरदित होकर लगभग समतल प्राय मैदान न बन जाए। यानी कि जब तक, जहाँ से उत्थान क्रिया की समाप्ति के बाद वो लगातार अपरदन करता रहता है कि जब तक पूरा प्रदेश, जो पर्वत हैं, वो मैदान में न बदल जाए। तीसरा, अपरदन की क्रिया उत्थान की अवधि की तुलना में अधिक लंबे समय तक घटित होते हैं, और केवल अपरदन की अवधि लंबी होती है। तो उनका कहने का मतलब है कि जो निर्माण क्रिया है वो क्या है, उसका वो कम समय लगाता है निर्माण में, लेकिन जो अपरदन की क्रिया है वो क्रिया लंबी अवधि तक चलती रहती है। और इसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया, अपरदन चक्र बराबर अवस्था प्लस संरचना प्लस प्रक्रम। यानी कि संरचना, प्रक्रम और अवस्था। संरचना का मतलब हो गया कि शैलों की संरचना कैसी है, यानी आकृति कैसी है। धरातल में विभिन्न प्रकार के शैल पाए जाते हैं, तो उनकी आकृति कैसी है और वो किस प्रकार के हैं। प्रक्रम को उन्होंने संरचना से भी ज़्यादा प्रभावकारी बताया। प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, कैसे वो प्रक्रिया करता है। और अवस्था को उन्होंने जैसे कि मनुष्य की शरीर जो अवस्थाओं से गुजरता है, यानी कि उन्होंने मनुष्य के शरीर से इसकी तुलना की, अवस्था की तुलना। अब आप ये चित्र में समझ लीजिए, ये विलियम मॉरिस डेविस का अपरदन के सिद्धांत का इन्होंने चित्र द्वारा समझाया है। ये आप देखिए, ये ऊंचाई, ऊंचावच को दर्शा रहा है ये लाइन, ये रेखा, और ये रेखा समय अवधि को दर्शा रहा है। यहाँ पे ये निचला वक्र है। निचला वक्र जो लगातार, यहाँ से लगातार उच्चावच क्या होता है, शुरू होता है। ठीक। और ये अपर कर्व, ये ना ऊपरी कर्व, यूसी अपर कर्व। और ऊपरी इसमें क्या होता है कि उच्चावच, जहां तक उच्चावच जाता है, ये सबसे अधिकतम उच्चावच है यहाँ पे। ठीक। और यहाँ से ये देखिए, उच्चावच में यहाँ पे कमी आती जाती है उच्चावच में क्रमशः यहाँ ये निर्माण है, यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है, जो आपने पहले भी बताया कि निर्माण क्रिया देखो क्या हो रही है, कम समय में हो रहा है। और जो अपरदन है वो, उसमें क्या है, अधिक समय लगता है। और देखो कैसे यहाँ पे पर्वत हैं, और पर्वतों को काट करके यहाँ पे नदियों ने देखो गहरा बना दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, उच्चावच में लगातार कमी आ रही है। और लास्ट में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मोनार्ड और पेनी प्लेन, यानी कि मैदानों का निर्माण हो गया है इसकी। अभी ये दिया है इन्होंने युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। अलग अलग अवस्थाओं में इसको डेविस ने इसका विभाजन किया है।
युवावस्था की मुख्य विशेषता है वो, युवावस्था में क्या होता है कि जो नदी है वो क्या करती है, यहाँ पे लंबवत अपर्दन करती है। कहीं पे नदी ढलान ज़्यादा है, यानी कि एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताती हूँ कि जो गंगा नदी है उसकी युवावस्था कौन से क्षेत्र में होगा, हिमालय क्षेत्र में होगा। तो हिमालय क्षेत्र में गंगा नदी युवावस्था में रहती है। और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था उसका आपका मैदान में हो गया, ठीक। और वृद्धावस्था आपके बिहार पेनी प्लेन आगे जा करके क्या हो गया, वृद्धावस्था में हो जाती हैं। तो हम कर रहे हैं युवावस्था की बात कर रहे हैं। तो युवावस्था में नदी का ढाल तेज और परिवहन गति है जो बहुत तीव्र होती हैं, और इसमें ये क्या करती है, आई आकार की घाटी, और इसमें आई आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होता है, इसमें युवावस्था में, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था में क्या है, अब यहाँ युवावस्था में क्या है, घाटियों को इसने गहरा किया, संकरी वी आकार की घाटियों का निर्माण हुआ। बाद में क्या होता है, जब वो अपनी प्रौढ़ावस्था में जाती हैं तो इसमें क्या होता है, जो लंबवत अपर्दन है उसमें क्या होता है, कमी आने लगती है। तो कमी आने लगती है तो जो संकरी वी आकार की घाटी थी वो क्या होने लग जाती है, चौड़ी होने लग जाती है वो, और वो खुली वी आकार की घाटी में बदल जाती हैं, और इसके निरपेक्ष और निरपेक्ष ऊंचाई में इसकी गिरावट आती है, ठीक है। और इसकी सापेक्षिक ऊंचाई घटने लगती है। और इसके जो अंतिम प्रौढ़ावस्था है उसमें ढाल की जो अवधि वो है, ढाल है वो मंद होने लगता है, जिससे नदी की परिवहन क्षमता भी कम होने लगती है, और जगह जगह अवसादों का जमा, अपना अवसाद निक्षेपण करती है नदी, ठीक है। और नदी अपने रास्ते में अवसाद व गाद का निक्षेपण करती है। यही कारण है कि मैदानों में नदियों के किनारे बालू पाया जाता है, जिसे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और जिसे नदी क्या होती, विसर्पण, यानी कि बीच में अगर नदी सीधे जा रही है और कहीं पे बालू का ढेर या अवसाद पाए गए हैं तो अपना रुख चेंज कर देगी, है। इधर गई नदी, यहाँ जा रही है तो यहाँ पे बालू का ढेर लग गया तो फिर यहाँ से मुड़ गई, फिर यहाँ अवसाद आ गए, फिर यहाँ मुड़ गई, तो विसर्पण, इसको, इस आकार को क्या कहते हैं, विसर्पण। तो विसर्पण करने लगती है मैदानों में नदियाँ, क्योंकि नदियों के मार्ग में क्या होते हैं, अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वो विसर्पण किया करती हैं, ठीक है ना। अब एक उदाहरण है, जैसे गंगा नदी अपने ही द्वारा लाए गए अवसादों से मैदानों में क्या करती है, विसर्पण करती हैं और अपना रास्ता बदलने लगती हैं, जिससे एक विशिष्ट आकृतियों का निर्माण होता है। मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट, ये प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ के मैदानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये प्रौढ़ावस्था में होती है ये सारी प्रोसेस। उसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाता है पूरी तरह, लेकिन जो पार्श्व अपर्दन है उसकी क्रिया चलती रहती है, और नदियां क्या हैं, चौड़ी होती रहती हैं, और विस्तृत बाढ़ मैदान का निर्माण होता है। इसमें बिल्कुल भी ढाल नहीं रहता है, और परिवहन क्षमता का इसमें क्या होता है, ह्रास होता है। नदी कई मुख्य धाराओं में बदल जाती है, और जिसे हम नदी क्या कहते हैं, नदी वेदिका भी कहते हैं, नदी वितरिका भी कहते हैं। इसकी कई धाराएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ से ये नदी है और ये यहाँ पे अवरुद्ध हुआ तो कुछ जल इसका यहाँ चले गया, कुछ यहाँ बढ़ गया, कुछ यहाँ, अलग अलग जल धाराओं का यहाँ पे निर्माण हो गया। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में नदी क्या करती है, संप्रदाय मैदान का निर्माण करती हैं,
और हाँ, ये हम वृद्धावस्था ही पढ़ रहे हैं जिसमें नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है। ये आपने सुन लिया कैसे होता है। उसके बाद जो लास्ट है, फिर इसी में वृद्धावस्था में ही जो नदी अपना मैदानों का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, इसको ही डेविस ने क्या कहा, संप्रदाय मैदान कहा, पेनी प्लेन कहा, पेनी प्लेन भी कहा इसको। और जो ये छोटे छोटे टीले हैं, इसमें इन छोटे छोटे टीलों को अवसाद हो जाते हैं ना, जब नदी क्या है, पानी बालू आ जाता है बीच में और मैदान का निर्माण हो जाता है, तो इसमें क्या आती है, नदी के जल में स्थिरता आ जाती है और जगह जगह बालू के एक टीले बन जाते हैं, ढेर बन जाते हैं बालू के ये। और इसको उन्होंने मोनार्ड नाग कहा है और इसी को उन्होंने क्या कहा है, पेनी प्लेन कहा है। और किस तरह से आपने देखा होगा, ये सब आपने इस चित्र में उन्होंने समझाया, जो भी आपने देखा किस तरह से यहाँ पे उत्थान हो रहा है और पर्वतों का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहीं से नदी निकल करके कटाव करना शुरू करती है। कटाव यहाँ पे नदी क्या करती है, युवावस्था में आप लंबवत कटाव करती हैं और संग्रीवी आकार घाटी गॉर्ज कैनियन का निर्माण होता है। फिर प्रौढ़ावस्था में कटाव क्या है, लंबवत कटाव है जो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि ढाल क्या होता है, मंद हो जाता है प्रौढ़ावस्था में, यानी कि खुली हुई आकार की घाटियों का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। और वृद्धावस्था में इसकी जल में स्थिरता आ जाती है। और देखो किस प्रकार से ये बड़े बड़े पर्वत कटते कटते कटाव करते करते कैसे संप्रदाय मैदान या पेनी प्लेन में बदल जाती हैं। तो डेविस ने यह सिद्धांत बताया है हमें समझने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो थैंक्स आपके लिए।